आज हमारा टॉपिक रहेगा दक्कन का पठार। अभी तक हमने प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मध्यवर्ती उच्च भूमि के तहत जितने भी टॉपिक थे उनको पढ़ लिया है। आज हमारा इसी का दूसरा पार्ट दक्कन का पठार, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि दक्कन के पठार के क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो चलिए हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो जो दक्कन का पठार है, ये पठार त्रिभुजाकार आकार लिए हुए, ठीक है। अभी आगे इसकी मैपिंग हम देखेंगे तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे ये त्रिभुजाकार आकार लिए हुए हैं, ठीक है। ये जो दक्कन का पठार है, ये पूर्वी और पश्चिमी घाट, है ना, सतपुड़ा श्रेणी और राजमहल पहाड़ियों के मध्य लगभग कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? लगभग 7 वर्ग किलोमीटर में, ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 500 से 1000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है, किसकी? दक्कन के पठार की, ठीक है। अब ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। ये मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ था? तो इसका जो निर्माण हुआ था वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ था, ठीक है। इसका जो आधार है प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या है? जीवाश्म रहित जो है वो ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, इस तरीके की जो चट्टानें है वो जीवाश्म रहित होती है, ठीक है, क्योंकि ये गर्म लावा से बनती है। तो इनमें क्या जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है? ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, चूना पत्थर और क्वार्ट्ज, ठीक है। ये शैलें यहाँ पर मिलती है, ठीक है। देखिए अभी हमने देखा कि जो दक्कन का पठार है वो त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है, ये देख सकते हो आप, ये ऐसा फैला हुआ है, ठीक है। ये त्रिभुजाकार आकृति लिए हुए है। और ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ठीक है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ये हो गया ऊपर सतपुड़ा मैकल श्रेणी, आप ये देख सकते हो। फिर इधर पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत, ठीक है, इनके मध्य ये इनका ये फैलाव है, ठीक है। इधर पे राजमहल की पहाड़ियां भी इसको छूती है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये दक्कन का पठार इनके बीच में स्थित है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो महाराष्ट्र लावा का पठार, कर्नाटक का पठार, दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना और तमिलनाडु का पठार, ठीक है। तो ये जो 5 पठार है वो इसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत? दक्कन के पठार के अंतर्गत, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम सबसे पहले इसकी तो सतपुड़ा श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सतपुड़ा श्रेणी जो है वो भारत के मध्य भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में इसका विस्तार है ज़्यादातर, है ना। और इसका जो विस्तार है ये गुजरात से लेकर है, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार कहाँ से? गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, ठीक है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और क्या है, छोटा नागपुर तक ये फैली हुई है, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी। ये पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियां, वही गुजरात में राजपीपला की पहाड़ियां से प्रारंभ होते हुए महादेव, मैकल, ठीक है, ये मैकल श्रेणी आगे जाती है छत्तीसगढ़ तक, मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये जो सतपुड़ा श्रेणी है वो राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होते हुए महादेव, मैकल श्रेणी के रूप में ये फैली हुई है, ठीक है। अब इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, ठीक है। सबसे सर्वोच्च चोटी सतपुड़ा श्रेणी की कौन सी है? धूपगढ़ है। और ये कहाँ पर स्थित है? महादेव पर्वत पर स्थित है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? महादेव पर्वत पर स्थित है। और मैकल श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है? अमरकंटक है, ठीक है। महादेव श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी है, महादेव श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़। और मैकल श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1065 मीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, ठीक है। और अमरकंटक से ही कौन कौन सी नदियां निकलती है? एक तो नर्मदा और दूसरा सोन, ठीक है। एक जोहिला नामक नदी भी यहाँ से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक से। मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई तो यहाँ मैं जिक्र कर दे रही हूँ कि जो अमरकंटक है यहाँ से कौन कौन सी नदियां निकलती है? नर्मदा, सोन और जोहिला, ठीक है। और अमरकंटक चोटी कहाँ पर स्थित है? ये मैकल श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। अब आगे देखिए तो ये जो सतपुड़ा पर्वत है ये एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। इसका जो निर्माण है मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, किसका? सतपुड़ा पर्वत का निर्माण, ठीक है। और ये जो पर्वत श्रेणी है ये नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक का काम करती है, ठीक है। जो सतपुड़ा श्रेणी के इधर से ऊपर उत्तर के तरफ नर्मदा बहती है तो दक्षिण की तरफ ताप्ती बहती है, बीच में क्या है? सतपुड़ा श्रेणी। इसलिए बोला जाता है कि ये जो श्रेणी है वो नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक का काम करती है।
अब आगे देखते हैं महाराष्ट्र लावा का पठार। तो नाम से ये कि ये लावा से निर्मित है। महाराष्ट्र का पठार जो है वो लावा से, ज्वालामुखी के लावा से निर्मित है, इसलिए इसको महाराष्ट्र लावा का पठार भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है और बेसाल्ट चट्टानों के पाए जाने के कारण उसके क्षरण से क्या होता है, यहाँ काली मिट्टी का विकास हुआ है। ठीक है, और काली मिट्टी किसकी कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, तो ये कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और ये जो महाराष्ट्र के पठार का विस्तार है ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र का पठार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व में ये नागपुर तक फैला हुआ है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत प्रसिद्ध श्रेणियां कौन कौन सी है, तो सतमाला है ना, अजंता, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, बालाघाट और हरिश्चंद्र जो श्रेणियां हैं ये कहाँ पर पाई जाती है, महाराष्ट्र लावा के पठार में पाई जाती है। ठीक है, और इसके पठारी क्षेत्र से कौन सी नदी यानी कौन सी नदी निकलती है, तो गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, अब इसी के तहत दक्कन के पठार के तहत महानदी बेसिन भी आता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ये महानदी बेसिन को क्या छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, और ये बेसिन का निर्माण कैसे हुआ है, तो महानदी और उसकी सहायक नदी कौन कौन सी इसकी, शिवनाथ, हसदो, मांड। ठीक है, ये जो सहायक नदियां हैं और महानदी, इनने मिलकर इस मैदान का निर्माण किया है। ठीक है, इसकी उत्तरी सीमा जो है वो लोरमी का पठार, पेंड्रा का पठार, छुरी पहाड़ियाँ, रायगढ़ पहाड़ियाँ, ये क्या करती है, इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। ठीक है, पश्चिमी सीमा कौन सी श्रेणी बनाती है, तो मैकल श्रेणी जो है महानदी बेसिन की पश्चिमी सीमा बनाती है और दक्षिणी सीमा इसकी राजहरा पहाड़ियाँ बनाती है। ठीक है, अब इसी के आगे हम और देखें इसमें दक्कन के पठार में, तो उड़ीसा उच्च भूमि के बारे में भी हमको थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। इसके बारे में देखते हैं, तो गरजात पहाड़ियां जो है वो उत्कल तट के सहारे विस्तृत है। ठीक है, इसके पश्चिम में महानदी बेसिन है। ठीक है, ये जो है उड़ीसा उच्च भूमि, इसके पश्चिम में महानदी बेसिन है, पूर्व में उत्कल तट का मैदान है। ठीक है, उत्तर में ये छोटा नागपुर पठार से छूती है और दक्षिण पश्चिम इसका पूर्वी घाट है। ठीक है, यहाँ का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है, तो मलयगिरी इसका उड़ीसा उच्च भूमि का सर्वाधिक ऊंचा शिखर है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1169 मीटर, और मोहसानी दूसरा ऊंचा शिखर है जिसकी लंबाई कितनी है, 1157 मीटर। अब देखते हैं दंडकारण्य का पठार, जो कि दक्कन के पठार के अंतर्गत ही आता है। तो इसके बारे में देखें तो जो इसका विस्तार है उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये उड़ीसा जिले के कोरापुट और कालाहांडी वाला क्षेत्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है ना, यहाँ पर ये फैला हुआ है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है, किसका, दंडकारण्य के पठार का। और ये वाला जो दंडकारण्य वाला जो क्षेत्र है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ है और अनुपजाऊ है। ठीक है, उबड़ खाबड़ है, इस वजह से ये अनुपजाऊ भी है, लेकिन खनिज संसाधन यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं। हालांकि कृषि नहीं हो पाती है उस स्तर पर, लेकिन खनिज संसाधनों की दृष्टि से ये जो क्षेत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, इसका नाम भी सुना ही होगा आपने। ठीक है, तो इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो कहाँ पर है, दंडकारण्य के पठार में ही स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है दंडकारण्य पठार से, तो ये इंद्रावती नदी निकलती है। भारत में जो टीन धातु है वो दंडकारण्य पठार में ही, जो बस्तर वाला क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। ठीक है, टीन कहाँ पर पाया जाता है, दंडकारण्य के क्षेत्र में, जो बस्तर वाला क्षेत्र है वहां पर टीन पाया जाता है, भारत में हम बात करें तो। ठीक है, अब तेलंगाना या आंध्रा के पठार के बारे में देखें तो जो इसको या तो हम तेलंगाना का पठार भी कहते हैं या आंध्र का पठार भी कहते हैं। तो जो आंध्र का पठार है इसके अंतर्गत रॉयल सीमा का पठार और तेलंगाना के पठार, ये दो पठारों को शामिल किया गया है। ठीक है, जो कृष्णा नदी है इधर वाले क्षेत्र में बहती है, तो कृष्णा नदी बेसिन जो है उसके उत्तर में जो पठारी भाग है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं तेलंगाना का पठार। और कृष्णा नदी बेसिन के जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, ठीक है, दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, रॉयल सीमा का पठार। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर वेलीकोंडा, पालकोंडा, नल्ला मलाई, ठीक है, इन पर्वतों का विस्तार है, कहाँ पर, रॉयल सीमा पठार के पास। ठीक है, अब कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन जो है उसके मध्य में कौन सी झील है, कोरेलू झील है, जो काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है, कौन सी, कोरेलू झील, कहाँ पर स्थित है, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बेसिन के बीच में स्थित है। अब ये तो हो गया हमारा आंध्र और तेलंगाना का पठार। अब हमारा है कर्नाटक का पठार। ठीक है,
तो जो कर्नाटक का पठार है ये केरल, ये हमारा जो कर्नाटक का पठार है ये कर्नाटक और केरल दोनों राज्यों के कुछ भाग पर विस्तृत है। ठीक है, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र जो है उस पठारी क्षेत्र में पश्चिम घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं, मलनाड कहते हैं। ठीक है, मलनाड किसे कहते हैं, जो कर्नाटक का पठारी क्षेत्र है ना, उसके पश्चिम घाट में जो पर्वतीय मतलब उससे जुड़ा हुआ जो पर्वतीय क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मलनाड कहते हैं। जो बाबा बुदान पहाड़ी, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा है ना, तो जो बाबा बुदान पहाड़ी है वो यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, और मुल्यानगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है और कुद्रेमुख दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, बाबा बुदन कहाँ का सबसे मतलब सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, तो कर्नाटक पठार का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मुल्यानगिरी, और दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, कुद्रेमुख। ठीक है, इधर से बहुत क्वेश्चन आते हैं दक्षिण भारत से इन चोटियों के ऊपर ही, तो आप देख लेंगे। अभी हम आगे और दक्षिण भारत के सारे पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम अपना कर्नाटक का पठार देखते हैं। तो मलनाड से संलग्न पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। वो तो जो ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है उसको मैदान ही कहते हैं। जिसमें औसत से अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र को, मतलब जिसमें थोड़े से भी ज़्यादा जो ऊंचे मैदानी क्षेत्र है उसको क्या कहा गया है यहाँ पर कर्नाटक के पठार के अंतर्गत, एक तो बेंगलोर का पठार, दूसरा मैसूर का पठार। ठीक है, क्या कहा गया, एक बेंगलोर का पठार और दूसरा मैसूर का पठार। अब आगे देखें तो कर्नाटक में जो है धारवाड़ संरचना का विकास हुआ था। ठीक है, इस कारण यहाँ पर क्या है, धात्विक खनिज संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लौह अयस्क का यहाँ पर सर्वाधिक भंडार है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी पहाड़ी, बाबा बुदान की पहाड़ी। ठीक है, किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। अब कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र कहाँ पर है, तो मैसूर के पठार में क्या है, कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र है। कृष्णा नदी है ना, कावेरी, ये देख सकते हैं आप, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती, भीमा। ठीक है, यहाँ की ये जो नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती, ये सारी दक्षिण भारत की नदियां हैं और ये कर्नाटक के पठार की महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, जो शरावती नदी है उस पर भारत का महत्वपूर्ण जलप्रपात है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जोग या गरसोप्पा। ये कई बार पूछा भी गया है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, इसको हम क्या क्या कहते हैं, जोग कहते हैं, गरसोप्पा कहते हैं या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, जो कुचिकुल जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, कौन सा, कुचिकुल जलप्रपात जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, शिमोगा जिला कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ये शिमोगा जिला कर्नाटक में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है, ये वराही नदी पर स्थित है। ठीक है, कुचिकुल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 455 मीटर। ये शिमोगा जिला कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ये कर्नाटक के शिमोगा जिला में स्थित है। और नदी कौन सी है इसकी, वराही नदी। ठीक है, ये वराही नदी पर स्थित है। ठीक है, जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर और कुचिकुल जलप्रपात कहाँ पर है, वराही नदी पर। ठीक है, तो हमारा आज का हो गया ये दक्कन का पठार। कल हम दक्षिण भारत के यानी मतलब मेरा ये है कि आने वाला जो वीडियो आएगा वो दक्षिण भारत की पर्वत चोटियों और पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत पर रहेगा। तो इससे हमारा यहाँ तक हमारा प्रायद्वीपीय पठार का जो दूसरा पार्ट था दक्कन का पठार वो कंप्लीट हो गया है आज। बाकी अभी हमारे दो और बचे, जैसे पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत, तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।